नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में उपचुनाव की 3 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों को लेकर 3 प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन किया गया। इन प्रत्याशियों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। बैठक में सीएम योगी और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। साफ है कि बहुत जल्द बीजेपी उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तैयारियों में जुटी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में मंथन किया गया कि आखिर इन 3 सीटों पर जो उपचुनाव की सीटें हैं, इन पर किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है और जो जिला कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी से रिपोर्ट मिली है, उस रिपोर्ट पर मंथन किया गया। जो प्रत्याशियों के नामों की रिपोर्ट थी, इस पैनल पर चर्चा की गई। अब जल्द ही इसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बीजेपी 3 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी। बीजेपी ने यूपी का विकास किया है और एसपी में परिवारवाद है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ये 3 उपचुनाव जीतेगी। पिछली बार भी हमने आजमगढ़ जीता था और आजम का गढ़ रामपुर भी जीता था। इसी तरीके से हम ये विधानसभा के भी उपचुनाव भी और मैनपुरी लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतने के लिए ही लड़ेंगे। और फिर हमारे इस सीट को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी को करने को कुछ बचेगा नहीं। इसके अलावा आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ से, आपके पास में ही रामपुर में भी विधानसभा उपचुनाव है। जैसे कि आपने कहा आजम खान का वहां भी गढ़ रहा है विधानसभा में, लोकसभा तो आपने जीत लिया, इसको कैसे भेजेंगे? निश्चित भेजेंगे। अच्छा प्रत्याशी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम हमारे सामने हैं, जनता के सामने हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए काम सामने हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन में जो अगाध श्रद्धा है, जो ये भरोसा है कि भारत माता सुरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, उस सबका लाभ हमको मिलेगा और हम चुनाव जीत कर आएंगे। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतार दिया है। बीजेपी में कई सारे नामों की चर्चा है, उसमें अपर्णा यादव का भी एक नाम है। नहीं, मैनपुरी में उन्होंने बहन डिंपल यादव को उतारा, मैं मान लूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरी समाजवादी पार्टी क्या खाली पड़ी है जो चुनाव लड़ने के लिए डिंपल यादव ही मिली उनको? वो लड़ाएं डिंपल यादव को, उनका अधिकार है, मैं उसमें चुनौती नहीं देता, बहन डिंपल लड़े। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बांझ हो गई है कि लोकसभा लड़ने के लिए मैनपुरी जिले में और कोई कार्यकर्ता नहीं बचा था। उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज रामपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटरों में बीजेपी की सेंध लगाने की कोशिश है। बीजेपी की नजर पसमानदा मुस्लिमों पर है, जो मुस्लिम आबादी में 80% से अधिक है। बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप सब बीजेपी के विकास के साथ जुड़िए, क्योंकि अब तक दूसरी पार्टियों ने आप लोगों को सिर्फ छला है। अभी तक आपने बहुत कुछ काम किया है। बड़े मियां ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है, पसमानदा समाज के भाइयों तथा बहनों। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, कुरैशी समाज के भाइयों, अंसारी समाज के भाइयों, धोबी समाज के भाइयों, चिड़ीमार समाज के भाइयों, मनिहार समाज के भाइयों, रोई धुनका समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो ये पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा, ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हकों को भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के तारुफ से हासिल करेगा। मैं
यात्रा आह्वान करना चाहता हूं। एक बेहतर मौका आपके सामने आया है चुनाव आयोग के माध्यम से। सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, वोट तो सबको आपको देना ही देना, ये लोकतंत्र का मेला है, वोट तो देने जाएंगे हम लोग। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल वाले खाने में बटन दबा करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और रामपुर की तस्वीर और तदबीर को बदलने का काम आदरणीय मोदी जी करेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिला। लखनऊ में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश के आवास पर यह मुलाकात हुई। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन पर फारूक अब्दुल्ला ने शोक भी जाहिर किया। तो मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर भी आप देखिए। हुआ, बहुत बात हुआ। आज हिंदुस्तान का जो राजनीति है, भाजपा क्या हिंदुस्तान में आज क्या फैलाया, ये सब बात भी हुआ। कश्मीर के साथ हम लोग का जो रिश्ता था वो अभी भी ज़्यादा रिश्ता तैयार होगा। कश्मीर का जनता का जो हाल है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। दोनों चाहते हैं कश्मीर एक खुशहाली रास्ता पे आ जाए। कोई थर्ड फ्रंट बनने जैसी ज़्यादा बात हुई है बीजेपी और कांग्रेस से अलग होकर के? अभी थर्ड फ्रंट का बात नहीं हुआ। तो हम लोग सब चाहते हैं उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकते हैं, अखिलेश यादव देश को बचा सकता है। उत्तर प्रदेश से भाजपा को हम लोग हटा देंगे, ज़्यादा सीट सपा लेके आएंगे तो हिंदुस्तान में भाजपा का सरकार नहीं बनेगा। यही हम लोग का लक्ष्य है। मैनपुरी से कोई चुनाव, इसकी मैनपुरी चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीत जाएंगे। डिम्पल जी को जो पार्टी डिम्पल जी को जो प्रत्याशी बनाया, इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज चला गया एवं हो सकता है मैनपुरी में चुनाव में कोई हम लोग का साथ लड़ाई करने के लिए कोई किसी का हिसियत नहीं है, शक्ति भी नहीं है। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आजम खान के मामले को लेकर जयप्रदा का आज तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने आजम खान पर जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान बेहद जरूरी है। इन दिनों मुश्किल में फंसे आजम पर जयप्रदा ने करारा तंज कसा है। जयप्रदा ने कहा कि जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा ही। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अब रामपुर सीट पर उपचुनाव होगा। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल जयाप्रदा और आजम खान की बहुत पुरानी सियासी अदावत रही है और उसी के चलते आज जयाप्रदा ने आजम खान पर करारा प्रहार किया है। देखिए, जो भी है राजनीति हो या इंसान को दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। खबर कानपुर से है, जहां एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मां और पत्नी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। उनके साथ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी साथ में मौजूद रहा। तो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर न्याय की गुहार यहां पर लगाई गई। आपको बता दें कि सपा के विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंचे थे और परिवार से बातचीत की थी। इसके बाद डेलीगेशन पुलिस के पास पहुंचा। सोलंकी ब्रदर्स पर एक महिला के घर को आग लगाने का गंभीर आरोप लगा हुआ है। जो सीसी कैमरे की फुटेज है उसको हम लोगों ने देखा है। अभी तमाम लोगों से बातचीत होगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि सीसी कैमरा कुछ दूसरा ही बयान कर रहा है जो अपने आप में स्पष्ट है। सीसी कैमरा आज के समय पुलिस के पास किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए और किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आज सीसी कैमरे का जो प्रूफ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब सीसी कैमरा अभी ये चीज़ शो कर रहा है कि जिनके नाम एफआईआर कराई गई है, जिनके भाई के नाम पर एफआईआर कराई गई है, जो सम्मानित इस सदन के कई बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं, ना वो स्वयं वहाँ दिखाई दे रहे हैं, ना उनका कोई परिवारजन वहाँ दिखाई दे रहा है, ना उनका सपोर्टर दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बच्चे जो आतिशबाजी कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद का विवाद वाराणसी तक पहुंच गया है, जहां पर श्री काशी विद्वत परिषद में अब मुक्तेश्वरानंद के समर्थन को लेकर गुटबाजी सामने आई। दरअसल कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि काशी विद्वत परिषद
अभी मुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में खड़ा है, लेकिन विद्वत परिषद के अध्यक्ष ने इस बात का खंडन कर दावा कर दिया कि जिन्होंने समर्थन की बात कही उनका विद्वत परिषद से कोई सरोकार नहीं है। विद्युत परिषद के अध्यक्ष ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई है। शंकराचार्य जो नए अभिषिक्त हुए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठ में और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारिका शारदा पीठ में, इनका अभिषेक पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है, इसलिए श्री काशी विद्वत परिषद पूर्णतः उनका समर्थन करती है। कि काशी विद्वत परिषद जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई विवाद आ गया है तो काशी विद्वत परिषद इन परिस्थितियों में अब इस विवाद से अपने को अलग रखना चाहती है और किसी तरह के विवाद में अपने आप को हम नहीं रखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा उस निर्णय के आधार पर काशी विद्वत परिषद उसको मानेगी और उस पर विचार करेगी और तथाकथित लोग होंगे जिन लोगों ने काशी विद्वत परिषद के लेटर हेड का उपयोग और दुरुपयोग किया है उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है। यहाँ एक टूरिस्ट बस बेकाबू हो गई और उसने कई गाड़ियों को रौंद दिया, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मामला ताजगंज इलाके के माल रोड का बताया गया और कहा जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस ने कई वाहनों को रौंदते हुए बस आगे निकली और रेड लाइट के खंभे से जा टकराई। तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में सवारियों से भरा एक ऑटो पलट गया। हादसे के वक्त ऑटो में 11 छात्राएं बैठी हुई थी। आपको बता दें कि 11 छात्राएं घायल हो गई, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। ये सभी छात्राएं नर्सिंग कॉलेज लालगंज में पढ़ती हैं। कॉलेज से घर वापस आते वक्त ये हादसा हुआ है। छात्राओं से भरा ऑटो पलट गया और ये हादसा हुआ है। रायबरेली में कच्चे मकान की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला और एक लड़की घायल हो गई। दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि लड़की गंभीर रूप से घायल है। मामला भदोखर इलाके के उत्तरपारा का है। आगे बढ़ते हैं। भदोही से पूर्व विधायक विजय मिश्र और उसके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने 10 करोड़ 65 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। प्रयागराज जिले के मेजा तहसील के जमीन की कुर्की की गई है। विजय मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने अपराध के जरिए अर्जित धन से अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदी हुई है। शासन स्तर से जो चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उस कार्रवाई के अंतर्गत विजय मिश्र के जो इन्होंने अपने परिजनों के नाम, अपने परिवारिक जनों के नाम अपराध से अर्जित संपत्ति से इन्होंने थाना जनपद प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र में 23 बीघे जमीन की, जिसको जिलाधिकारी महोदय जनपद भदोही के आदेशानुसार वो गैंगस्टर एक्ट के तहत उस संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 65 लाख 75 हजार है। खबर हापुड़ से है, जहां निफ्टेक ग्लोबल कंपनी की 22 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। कंपनी के मालिक अशोक चौहान पर कई लोगों को ठगने का आरोप है। अब तक निफ्टेक कंपनी की कई करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। मामला बहादुरगढ़ इलाके का है। फर्जीवाड़े में शामिल कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। 18 महीने में पैसे दोगुना करने का लालच देने वाली कंपनी पर 300 करोड़ से ज्यादा का ठगी का आरोप है। और अगली खबर कौशाम्बी से गांजा तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई है। 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और जेल में बंद किया गया। तो जेल में बंद शिव बोधन की संपत्ति कुर्क की गई है। महेवा घाट में मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना सराय अकिल के बसुहार गांव की ये पूरी कार्रवाई की गई।
और खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्लॉटिंग और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने वाले दबंगों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने रामगंगा कलान इलाके में अवैध कब्जा कर खेती करने वाले भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की। रामगंगा और शहर की नदियों के किनारे कब्जा की गई जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त करवाया गया। साथ ही जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त भी किया गया। तो बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि 300 करोड़ की जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त करवाया गया। अभी करीब हमारे 30 गांव हैं जो एसडीएम लेवल पर किए जाने हैं, जिसमें 10 गांव में काम हो गया, 20 गांव में काम चल रहा है। इस तरह से मौके पे कोई फिजिकल कब्जा तो नहीं, ना पक्का स्ट्रक्चर है, लेकिन खेती उती करके लोगों ने बैनामा करा लिया था, उसको हम लोग कब्जे में ले रहे हैं और वहाँ जो फसलें हैं उनको नीलाम करा के गरीब किसान में। हरदोई की संडीला बैंक से लाखों रुपए लेकर फरार हुए बैंक मैनेजर को देहरादून से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के साथ उसकी प्रेमिका भी अरेस्ट हुई है। पुलिस ने बताया कि काशीपुर का रहने वाला सुरेश कुमार ऋण की किश्त लेने की बात कहकर निकला था, मगर वो वापस नहीं लौटा और इसके बाद बैंक खाते की जांच हुई तो पता चला कि चेक के जरिए 13,70,000 रुपए गायब हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सर्विलांस की मदद से पुलिस को मैनेजर की लोकेशन उत्तराखंड में मिली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सारा कैश अब रिकवर कर लिया है। थाना संडीला में बंधन बैंक की एक ब्रांच है, उसके मैनेजर सुरेश कुमार 2 नवंबर को लापता बताए गए थे कि वो चले गए कहीं और मिल नहीं रहे थे। बाद में पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा कि वो जो है अपने ही बैंक से 13,70,000 के आसपास चेक से पैसा भी निकाल करके ले गए थे। उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और खोज पड़ताल की गई। 9 नवंबर को उनका लोकेशन देहरादून में मिला। वहाँ पर पुलिस पहुंची तो उनके साथ एक बांगर मऊ नाव में तैनात एक कैशियर भी उनके साथ मिली और 13,28,000 रुपये उनसे बरामद हुए। और उनके द्वारा ये सब कृत्य क्यों किए गए, कैसे किए गए, इसकी पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। बलरामपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के साथ बाइक बरामद हुई। तुलसीपुर पुलिस ने शेखू इनिया कलागांव के जगदीश को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर धनदरा गांव के पास छिपाकर रखी गई चोरी की बाइक बरामद की गई है, जबकि 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जहां पर कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 173 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद की गई है। सेक्टर 24 में गांजा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर खीरी में समाजवादी नेता गुरप्रीत सिंह जॉर्जी की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जो कि अब वायरल होने लगा है। दरअसल यहां पलिया इलाके में 10 साल के बच्चे को बाघ ने मार डाला, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों के ना पहुंचने से नाराज बच्चे के परिजन शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान बहस के वजह से एसपी नेता ने मृतक के परिजन को थप्पड़ जड़ दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। और चलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का राज। ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। तो पर्सनल ऑफिस ट्विटर हैंडल @myyogi ऑफिस ने पार किया 80 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा। पीएमओ के बाद ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अब ऑफिस अकाउंट सीएम योगी के हैं। तो ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला ऑफिस बन गया है अब सीएम योगी का ऑफिस। और @myyogi आदित्यनाथ को फॉलो करते हैं 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग। तो जो मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल है उस पर पहले से ही 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन अब जो ऑफिस है, जो सीएम ऑफिस है,
उसके भी फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, 80 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। तो कू ऐप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स के मामले में सबसे ऊपर, सोशल मीडिया पर सक्रियता के मामले में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े नेताओं से कहीं आगे हैं सीएम योगी। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर बोलबाला नजर आ रहा है। और गुजरात के मोरबी में पुल हादसे से सबक लेते हुए यूपी के जर्जर पुलों को चिन्हित किया गया, जिसमें मेरठ मंडल के 16 पुल जर्जर पाए गए हैं। अकेले मेरठ की बात करें, 7 पुल ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खस्ता है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी अफसर जल्द ही पुलों की मरम्मत कराने का भरोसा दिला रहे हैं। इसकी ओर ध्यान अब तक नहीं दिया गया और उसमें से जनपद मेरठ के 7 पुल हैं और इन सभी पुलों के एस्टिमेट्स बना के इनकी जो अस्थायी जो मरम्मत है, इनको हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, वो किया जा रहा है। और यदि बजट की उपलब्धता रही तो इनका चौड़ीकरण भी किया जाएगा, क्योंकि इन 7 में से 3 या 4 पुल सकरे भी हैं। तो उसके लिए पूरा जारी है, बजट उपलब्ध है, केवल एस्टिमेट यहाँ से जाने हैं, चिन्हित किया चुके हैं, कार्रवाई चल रही है। मऊ खास गांव के पास ये पुल बना हुआ है और गांवों की लाइफलाइन इस पुल को कहा जाता है। इस पुल की हालत भी बेहद खस्ता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि ये पुल कितना खस्ता हाल है और कितने भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। आप देखिए, बसेस भी गुजर रही हैं, ट्रक्स भी गुजर रहे हैं, गन्ने से लदे हुए ट्रक भी गुजर रहे हैं और इसकी ओर ध्यान अब तक नहीं दिया गया। हालांकि अब यूपी सरकार ने ऐसे खस्ता हाल पुलों को चिन्हित किया है और इनकी रिपेयरिंग की बात कही है। अगर लोक निर्माण विभाग की बात की जाए, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इन पुलों की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। इनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी तो पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। आप देखिए, वाहन लगातार गुजर रहे हैं और इस पुल की हालत कैसी है, कितनी जर्जर स्थिति में है। और आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे कि किस तरह से इस पुल पर लगातार ऐसे ही वाहन गुजरते रहते हैं। और ये गांव भी दिखाइए अपने बाईं तरफ कि किस तरह से ये मऊ खास गांव है, इस गांव को भी ये पुल जोड़ता है और ये नाला है, छोइया नाला इसे कहते हैं, कई गांवों को ये पुल जोड़ता है। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर।